हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और इसमें हमने वायुमंडल को पढ़ा। हमने देखा कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और वायुमंडल का संगठन कैसा है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और साथ में देखा कि वायुमंडल कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है, क्या क्या वायुमंडल का महत्व होता है। ये सब हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, वायुमंडल को किस तरह अलग अलग स्तरों में बांटा गया है और हर स्तर के साथ तापमान और दाब की दशाएं कैसे परिवर्तित होती हैं और ये परिवर्तन हमें कौन कौन सी विशेषताओं के रूप में देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर जो है उसको तापमान और दाब की दशाओं के आधार पर हम अलग अलग लेवल्स में बांट देते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर जो है उसकी एक एग्जैक्ट ऊपरी सीमा डिसाइड करना तो मुश्किल है, फिर भी माना जाता है कि 16,000 किलोमीटर से और 32,000 किलोमीटर तक लगभग इसकी ऊंचाई होती है। पर अगर हम एक्टिवली अगर देखें, सक्रिय रूप से वायुमंडल हो, तो वो वायुमंडल लगभग 800 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा वायुमंडल जो है उसके टोटल जो देखें हम तो जो इसका घनत्व, तो इसका जो द्रव्यमान है उसका लगभग 50% जो है हमें वो मात्र 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। और इसका लगभग बात करें 97% पार्ट जो है वो 29 किलोमीटर तक मिलता है और इसका लगभग 99% पार्ट जो है वो मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, तो वायुमंडल का जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें द्रव्यमान या इसका घनत्व जो है वो कम होता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल को अगर हम देखें तो ताप और दाब की दशाओं के आधार पर धरातल से लेके और अंतरिक्ष में ऊपर तक अगर हम जाए तो हम इसको 4 मंडलों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 इसके स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है इसका क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला स्तर होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा स्तर जो होता है इसका वो होता है समताप मंडल। तीसरा स्तर जो होता है वो होता है मध्यमंडल। और चौथा जो इसका स्तर होता है उसको बोला जाता है तापमंडल। ठीक है, जिसके अंदर आयनमंडल हमें मिलता है, यानी इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मध्यमंडल को बोला जाता है मेसोस्फेयर और तापमंडल को बोला जाता है थर्मोस्फेयर या इसको एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर इसको 4 स्तरों में बांटा जाता है वायुमंडल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की कि क्षोभ मंडल क्या होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। देखिए, जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, ये वर्ड से निकला है ट्रोपोज वर्ड से। ट्रोपोज, और ट्रोपोज वर्ड का मतलब होता है विक्षोभ या मिश्रण, यानी इसका मतलब होता है टर्ब्यूलेंस या मिक्सिंग, मिश्रण होना। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है इसमें समस्त प्रकार का टर्बुलेंस, जो मौसमी विक्षोभ है वो उत्पन्न होता है, इसलिए ही इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। मौसमी परिवर्तन जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। यहीं पर देखे जाए तो सभी प्रकार का मिश्रण होता है, चाहे एरोसोल है, गैस है, जलवाष्प है, हर तरीके का मिश्रण यहीं मिलता है, इसलिए इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है ट्रोपोस्फेयर, जो क्षोभ मंडल है
ये दिया था टीजरेंस डी बोट ने। टीजरेंस डी बोट ने इसका ये नाम दिया था क्षोभ मंडल। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्षोभ मंडल नाम दिया था। अब देखिए, जो क्षोभ मंडल जो है, इस क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है या संवहन परत भी कहा जाता है। इसको संवहन परत क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, जो लघु तरंग वाली विकिरणें हैं, जो लघु तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें हैं, वो जब धरातल पर आती हैं तो जब धरातल गर्म होता है तो उसकी वजह से पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, और इसके साथ साथ यहाँ आसपास का जो वायुमंडल है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इनकी वजह से गर्म भी होता है। ठीक है, तो इनके गर्म होने की वजह से यहाँ पर संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। गर्म हवा जो है वो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो धरातल से, जैसे धरातल है तो इससे ऐसे संवहन तरंगे ऊपर उठती हैं और वो सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में ही उठती हैं। ठीक है, संवहन परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संवहन धाराएं जो हैं, जो हवा है, जो वायु है, वो गर्म होके संवहन तरंगों के रूप में जो ऊपर उठ रही है वो कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल के अंदर। इसलिए इसको संवहन परत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो क्षोभ मंडल, जिसे संवहन परत भी कह रहे हैं, इसके अंदर देखा जाए तो जो हमारे जो वायुमंडल का जो टोटल जो द्रव्यमान है, उस सकल द्रव्यमान का टोटल 75% जो है वो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान का, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 75% हमें क्षोभ मंडल में मिलता है। यानी कि हम बात करें, इसके अंदर गैस मान सकते हैं हम, जलवाष्प मान सकते हैं हम, जो हमने कंपोजिशन में पढ़ा है, और जो एरोसोल्स हैं, ठीक है, और भी कोई जो प्रदूषक तत्व हैं, इन सब का टोटल 75% जो 75% जो है वो क्षोभ मंडल में ही मिलता है। यानी कि टोटल वायुमंडल के द्रव्यमान का 75% मिलता है। और इस मंडल को, जो क्षोभ मंडल है हमारा, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसको दोस्तों परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है इसको ये देखिए, इसमें क्या है, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो इसमें तापमान, वायुदाब, ठीक है, वायुमंडल के घनत्व, वायुमंडलीय घनत्व, इसमें सब में परिवर्तन होता है, कमी आती है। ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान में कमी आती है, वायु दाब में कमी आती है, वायुमंडल के घनत्व में कमी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों की, जलवाष्प की, एरोसोल की, इनकी सबकी मात्रा में ऊपर बढ़ने पर कमी आती जाती है। इसीलिए तो हमने पढ़ा है कि जलवाष्प जो है उसका 50% कितनी ऊंचाई तक होता है? मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, और वायुमंडल का 50% पार्ट जो है मात्र 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसलिए इससे ऊपर जाने पर वायुमंडल जो है उसका घनत्व कम होता जाएगा, वायुमंडल विरल होता जाता है। ठीक है, सघनता समाप्त होती जाती है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब ये कितना कितना परिवर्तन होता है, इसमें हम तापमान की अगर बात करें क्षोभ मंडल के अंदर, तो क्षोभ मंडल के अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है तापमान गिरावट होती है। ठीक है, सतह से प्रत्येक किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है तापमान में, और इसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर। ठीक है, सामान्य ताप पतन दर इसे कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? क्षोभ मंडल में सतह से ऊपर जाने पर हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान की कमी होती है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कि 165 मीटर जो है, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की लगभग कमी होती है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे तो जलवाष्प जो है वो क्या है? ज़्यादा है, एरोसोल ज़्यादा है, गैसें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा हैं तो ये क्या करेंगी? जो धरातल गर्म हुआ है उसके साथ साथ, चाहे वो कंडक्शन से हो, चाहे कन्वेक्शन से हो, चाहे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हो, नीचे तो क्या करेंगी? ये तापमान को अधिक रखेंगी, क्योंकि ये क्या करेंगी? उनका अवशोषण करेंगी, तापमान अधिक होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम, तो ये वायुमंडल जो है वो क्या होगा? विरल होगा। इनकी सबकी, चाहे जलवाष्प, गैस, एरोसोल, प्रदूषक तत्वों की मात्रा में कमी आएगी, इनका घनत्व कम होगा। ये जब कम होंगे तो ये अवशोषण कम करेंगे और तापमान जो है वो कम महसूस होगा। तो ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। साथ में इसकी और अगर हम इंपॉर्टेंस देखें क्षोभ मंडल की, तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो है इसमें सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें तो समस्त मौसमी घटनाएं, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यही होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमें मौसमी घटनाएं हैं, कैसी मौसमी घटनाएं? चाहे हमें यहाँ पर आर्द्रता देखने को मिले, ठीक है, चाहे तापमान परिवर्तन भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ बादल निर्माण देखने को मिलेगा, ओस देख लें, कोहरा देख लें, या फिर हम यहाँ पर देखें कि तड़ित झंडा, थंडर स्टॉर्म्स देख लें, हम यहाँ पर ये चक्रवात देख लें। ठीक है, लू चलना, स्थानीय पवने, क्षैतिज पवने, यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं कहाँ देखने को मिलती है? हमें क्षोभ मंडल या ट्रोपोपॉज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं, ये कितनी ऊंचाई तक होता है। तो ट्रोपोपॉज देखिए, ये हमारा जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? तापमान। इस तरफ जो है तापमान वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस तरफ हम जाते हैं तो तापमान घट रहा है। ये हमारा क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, मध्य में तापमान 0 डिग्री, इधर हमारा तापमान बढ़ रहा है, उधर तापमान घट रहा है। और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वाई एक्सिस पर हमने लिया है ऊंचाई को, जो कि किलोमीटर में है। तापमान हमारा डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो जब हम ऊंचाई पे जाएंगे, ये हमारा क्या है? धरातल। तो धरातल का तापमान हमने माध्य तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच में है। हम धरातल के से जब ऊपर जाएंगे तो ये लगभग 16 किलोमीटर जो है इस ऊंचाई तक हमें क्षोभ मंडल मिलता है। ठीक है, और ये 16 किलोमीटर कहाँ मिलेगा? 16 किलोमीटर ये हमें मिलता है विषुवत पर, तो ये मिलता है हमें इक्वेटर पर। कितना मिल रहा है ये? 16 किलोमीटर। और ध्रुवों पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये ध्रुवों पर मिलता है 6 किलोमीटर तक। ठीक है, तो क्षोभ मंडल को हम बात करें तो सागर तल से मान लीजिए या धरातल से मान लीजिए, आप सतह से अगर हम बात करें तो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक विषुवत रेखा पर ये जो है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। और अगर हम बात करें इसको कि ध्रुवों पर, तो ये सागर जलतल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण समझिए कि विषुवत पर, अब देखिए ये सिर्फ रटने वाली बात है कि विषुवत पर 16 किलोमीटर है, ध्रुव पर 6 किलोमीटर, पर इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो विषुवत रेखा जो है उस पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम होता है। ठीक है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक होता है। क्यों होता है ये भी समझिए।
ठीक है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्यों है? देखिए, जो पृथ्वी जो है उसकी संरचना कैसी है? पृथ्वी अंडाकार है, थोड़ी चपटी है, तो जो ध्रुवों की और जो पृथ्वी के केंद्र से अगर हम त्रिज्या माने तो ध्रुवों की और जो ध्रुवीय त्रिज्या जो है, जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो कम है, जबकि जो विषुवतीय त्रिज्या है, विषुवत की और जो त्रिज्या है, जो इसकी रेडियस है वो क्या है? अधिक है। तो इस वजह से केंद्र से जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो अधिक कहां लगेगा? ध्रुवों पर, और कम कहां लगेगा? विषुवत पर। ठीक है, केंद्र से पृथ्वी अपने केंद्र से देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट कर रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एरोसोल है, जलवाष्प है, गैसें हैं, प्रदूषक तत्व हैं, तो इनको गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही तो बंधे हुए हैं। वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हुआ है, गैसें बंधी हुई हैं। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जब त्रिज्या अधिक है, विषुवतीय त्रिज्या अधिक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से दूर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान कम होता जाता है। तो उससे बात करें हम ध्रुवों की ओर, तो ध्रुवों की त्रिज्या क्या है? कम है, तो वो ज्यादा टाइट इसको पकड़ के रखता है, ज्यादा पा सकता है। यानी धरातल के ज्यादा पास क्षोभमंडल मिलेगा ध्रुवों पे, धरातल से ज्यादा ऊंचाई तक हमें क्षोभमंडल मिलेगा विषुवत रेखा पर। इसके अलावा एक कारण और होता है, जो विषुवत रेखा जो होती है, यहां पर पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो कोणीय वेग उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसकी वजह से जो कोणीय वेग जो होता है, ये हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है? अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है। तो इसके घूमने की वजह से इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? कोणीय वेग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस कोणीय वेग जो है, इसका मान जो है, कोणीय वेग का मान जो है यहाँ अधिक होता है विषुवत पर। ठीक है, तो विषुवत पर कोणीय वेग अधिक होता है। इस कोणीय वेग यानी मैं कहूं कि इसके घूमने का प्रभाव, आप सीधा सा समझिए कि इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होती है। किसकी? पृथ्वी की। तो विषुवत रेखा पर इसके कोणीय वेग की वजह से यहां पर एक अपकेंद्रीय बल जो है वो तेजी से लगता है। अपकेंद्रीय बल अधिक होता है, और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र से दूर लगता है, केंद्र के से विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो अपकेंद्रीय बल होता है। जैसे हम किसी भी चीज को रस्सी से बांध के यूं घुमाएंगे तो वो क्या करेगी? वो दूर भागने की कोशिश करेगी। वैसे वो केंद्र से बंधी हुई है कि हमारी घुमाने से बंधी हुई है, पर वो अपोजिट साइड में दूर जाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, विषुवत रेखा पर कोणीय वेग अधिक होने की वजह से अपकेंद्रीय बल अधिक होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल वैसे ही कम है। तो ये अपकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है, या यूं कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित भी कर देता है। मगर ऐसा ध्रुवों पर नहीं होता है। ध्रुवों पर पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, दूसरा यहाँ पर कोणीय वेग कम ध्रुवों पर, और इस वजह से क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होने से वो एरोसोल, जलवाष्प, जो भी एलिमेंट्स हैं वायुमंडल के, उनको पकड़ के रखता है ज्यादा पास। इसलिए ध्रुवों पर इसका ऊंचाई मात्र 6 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत पर इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। क्लियर है? दो कारण, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम, क्यों? क्योंकि त्रिज्या अधिक, और साथ में कोणीय वेग अधिक, इस वजह से अपकेंद्रीय बल अधिक। अपकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है, उसका काउंटर बैलेंस करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इसको ऐसे केंद्र की ओर खींच रहा है, ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण बल एक इकाई है, तो ये जो अपकेंद्रीय बल जो लग रहा है, जो इसको विपरीत दिशा में फेंक रहा है, वो एक इकाई से अधिक होगा, यानी ये बैलेंस हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो वायु है, जो ये हमारी जो गैसेज हैं, जलवाष्प है, एरोसोल है, ऊपर तक चली जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इस पे क्षोभ मंडल में ही हम बात करें तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल जो है
इसकी जो सबसे जो ऊपरी सीमा है, अभी 16 किलोमीटर तक तो ये आ गया, अब ये इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा है इसको बोला जाता है क्षोभ सीमा, या इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं इसको। और ये जो क्षोभ सीमा है दोस्तों, ये कोई एक पूरी लाइन नहीं होती है, ये होती है लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। 16 से ऊपर 1.5 किलोमीटर तक की एक क्या होता है, ये एक जोन होता है, एक मंडल होता है। ये 1.5 किलोमीटर का एक मंडल होता है, एक जोन होता है, जो ट्रोपोपॉज कहला जाता है। अब यहाँ है पॉज, पॉज मतलब रुक जाना, और ट्रोपो मतलब विक्षोभ। यहाँ आने के बाद जो भी मिक्सिंग हो रही है, जो भी टर्बुलेंस उत्पन्न हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है, जितनी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, वो यहाँ आकर के रुक जाती हैं क्षोभ सीमा पर। ठीक है, ये 16 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। और इसकी जो निचली सीमा जो है, क्षोभ सीमा जो है, इसकी निचली यानी कि 16 किलोमीटर की हम जो ऊंचाई पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक आते आते जो तापमान है, देखिए ये हमारा लगभग 20 डिग्री के आसपास से स्टार्ट हुआ और तापमान में गिरावट होते होते ये लगभग -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज जो है यहाँ आकर जो तापमान है विषुवत पे, स्पेशली हम बात करें विषुवत रेखा पर अगर हम बात करें तो ये -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज पे तापमान कितना हो रहा है विषुवत पे, -70 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए ध्रुवों पर क्या होगा। देखिए ध्रुवों पर हमने देखा कि यहाँ पर ध्रुवों पर जो विषुवत, ये जो हमारे ध्रुवों पर क्षोभ मंडल है ये मात्र 6 किलोमीटर ही ऊंचा है, और जबकि विषुवत पर 16 किलोमीटर है। और हर किलोमीटर पे हमारा तापमान जो है वो कितना बदल रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। तो अब 6.5 गुना आप 16 करोगे तो कमी किस में आई ज़्यादा, विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों पर अगर बात करें तो ध्रुवों पर भले ही तापमान सतह का कम है, मगर फिर भी ये मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही तापमान गिर रहा है। तो एक तो आप 6.5 को गुना करोगे 16 से, और एक 6.5 को आप गुना करो मात्र 6 से, तो बताइए तापमान गिरावट किस में ज्यादा हुई, तापमान गिरावट हुई ज्यादा ट्रोपोपॉज पे आकर के, किस में गिरावट हुई, हमारे विषुवत रेखा पर। और ध्रुवों पर तापमान की गिरावट कम होती है। यानी अगर कहें कि ट्रोपोपॉज की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, इस वजह से तापमान जो है उसमें गिरावट अगर देखें तो विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि क्षोभ सीमा पर विषुवत रेखा पर ध्रुवों की तुलना में तापमान कम होता है, जो कि -70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस क्षोभ सीमा जो है इसको नाम दिया था दोस्तों नेपियर-शॉ ने। ठीक है, नेपियर-शॉ जो थे इन्होंने क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज नाम दिया था। ये याद रखिए कि ट्रोपोपॉज नाम दिया था नेपियर-शॉ ने, और ये 16 किलोमीटर से ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और यहाँ आने के बाद सारी मौसमी घटनाएं रुक जाती हैं, तापमान जो है उसमें गिरावट जो हो रही है वो रुक जाती है, और यहाँ आने के बाद संवहनीय धारा जो है वो भी उत्पन्न होना बंद हो जाती हैं, यहाँ तक पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्षोभ सीमा। अब अगर हम यहाँ पर घनत्व की बात करें, ठीक है, घनत्व नहीं वायु दाब की बात करो आप, घनत्व तो अपने आप ही कम हो रहा है वायुमंडल का, अब घनत्व कम हो रहा है, इसी वजह से तो तापमान और वायु दाब कम हो रहा है। अब हम वायु दाब की बात करें तो धरातल पर हम मीन जो लेके चलते हैं, एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं लगभग 1013 मिलीबार। ठीक है, 1013 मिलीबार लेके चलते हैं, और यहाँ मान लीजिए 1013 मिलीबार है। ठीक है, कहाँ पर, सतह पर या सागर जलतल पर, सागर जलतल कहना ज़्यादा ठीक होगा। सागर जलतल पर मान लो 1013 मिलीबार है, तो यहाँ तक आते आते दोस्तों वायुदाब जो है 1013 MB से घटकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषुवत रेखा पर अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा पर ये होगा 100 मिलीबार।
ठीक है, क्षोभ सीमा पर जब हम पहुंच जाएंगे ट्रोपोपॉज पे, तो ट्रोपोपॉज पर विषुवत रेखा पर ये 100 मिलीबार तक हो गया, इतना दाब गिर जाएगा। और अगर हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर ये लगभग 250 मिलीबार तक होता है। यहाँ वायु दाब अधिक क्यों है? वही कारण, ऊंचाई कम है, ज़्यादा ऊंचाई तक गए नहीं तो ज़्यादा दाब में परिवर्तन हुआ नहीं। ठीक है, तो ध्रुवों पर यहाँ आते आते ट्रोपोपॉज की सीमा पर 250 मिलीबार तक वायुमंडलीय दाब होता है, जबकि विषुवत रेखा पर 100 मिलीबार तक वायुमंडलीय दाब हमें क्षोभ सीमा पर देखने को मिलता है। यानी कि ध्रुवों पर ताप और दाब विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। कहाँ पर? ट्रोपोपॉज पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्षोभ मंडल और उससे संबंधित सारी घटनाएं हो गई कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, चाहे बादलों का निर्माण है, वर्षण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो वायुमंडल की सघनता है और संवहनीय धाराएं चल रही हैं, टर्बुलेंस उत्पन्न हो रहा है, तापमान दाब में इतना परिवर्तन हो रहा है और सारा वायुमंडल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहीं पर हैं। तो इस वजह से क्षोभ मंडल में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। यानी हम कहें तो मानव जीवन के लिए क्षोभ मंडल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला हमारा आता है समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है समताप मंडल, यानी यहाँ जो तापमान जो है उसमें ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल कहते हैं। मगर शुरुआती दौर में इसको समताप मंडल जब कहा गया तो ऐसा माना जाता था, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि यहाँ पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, मगर अब ये कहा जा सकता है कि समताप मंडल जो है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये समताप मंडल नाम भले ही है इसका स्ट्रेटोस्फेयर, मगर समताप मंडल में हम जब जाएंगे तो ऊंचाई के साथ अब यहां पर क्या हो रहा है? तापमान वृद्धि हो रही है। तापमान वृद्धि देखने को मिलेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऊंचाई के साथ। अब इसको जो स्ट्रेटोस्फेयर जिसे बोला जाए समताप मंडल, ये भी इसको टीजरेंस डी बोट ने ही नाम दिया था। टीजरेंस डी बोट ने ही ये नाम इसको दिया था, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 16 किलोमीटर तक हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। इससे 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हमारी क्या हो गई? क्षोभ सीमा हो गई। अब क्षोभ सीमा जो है यहाँ पर तो तापमान परिवर्तित हो नहीं रहा, ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले ली है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। इससे वापस जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो समताप मंडल में चलने पर हम पहुंचेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, समताप मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है जो मानी जाती है 50 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल से ऊपर ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ पर इसकी का जो तापमान जो है 50 किलोमीटर पर पहुँचते पहुँचते तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है। क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था? कम हो रहा था। नॉर्मल लैप्स रेट थी -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पर ऊपर जब समताप मंडल में जाएंगे तो तापमान बढ़ता है और ये तापमान 50 किलोमीटर जो कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 50 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते इसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए समताप मंडल जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी? कि समताप मंडल जो है उसमें कोई भी संवहनीय तरंग नहीं चल रही होती है, ना कोई मौसमी घटनाएं हो रही होती हैं। यानी मैं कहूँ कि संवहन तरंगे जो हैं वो एब्सेंट हैं, संवहन तरंगे एब्सेंट हैं। या हम बात करें कि बादल निर्माण जो है वो एब्सेंट है।
बादल निर्माण नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, बादल निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, या हम कहें कि कोई भी थंडरस्टॉर्म तड़ित झंझा यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई थंडरस्टॉर्म यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आर्द्रता नहीं है, ठीक है, आर्द्रता भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कोई भी किसी भी तरीके की, हम यहाँ बात देख रहे हैं तो वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो स्थिर रहती हैं, बहुत संतुलित वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। साथ में यहाँ पर देखो तो वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दशाएं स्थिर है। इसके अलावा यहाँ पर शुष्क पवन संचार है। पवन संचार शुष्क है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता तो है ही नहीं, जलवाष्प की मात्रा ही नहीं है, तो क्या होगा? शुष्क पवन संचार होगा। और इसके अलावा यहाँ पर क्षैतिज पवनें भी नहीं होती हैं, क्षैतिज पवन का अभाव होता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो समताप मंडल जो है उसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं हो रही होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये वायुयान जो एरोप्लेन जो होते हैं उनके उड़ने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान होता है। वायुयान उड़ान जो है उसके लिए ये आदर्श होता है, वायुयान उड़ान के लिए ये आदर्श जोन है, ठीक है। तो समताप मंडल जो है 16 किलोमीटर ऊपर, यानी ये स्टार्ट होता है क्षोभ सीमा से लेके और ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि इसमें दोस्तों ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और ये जो ओजोन गैस है ये पाई जाती है पूरे में लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग पूरे में ही ओजोन गैस पाई जाती है। मगर इसका सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पाया जाता है वो पाया जाता है 15 किलोमीटर से लेकर के और 35 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी कि इसकी शुरुआत क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से ही हो जाती है, मगर वास्तविक जो इसका रूप है वो समताप मंडल में पाया जाता है 15 से लेकर 35 किलोमीटर। तो इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पाई जाती है 15 किलोमीटर से लेके और 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसको दोस्तों ओजोन मंडल कहते हैं। क्षोभ सीमा से लेके 35 किलोमीटर तक की ओजोन गैस जो समताप मंडल में पाई जाती है, इसको जो है वो हम ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। और ये ओजोन क्या करती है? ये ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज का वो पार्ट जो मानव के लिए नुकसानदायक है, उसका ये क्या करती हैं? ऊपरी रोक के अवशोषण कर लेती हैं, उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस वजह से वो विकिरण जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमारे जो स्किन डिजीज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, उस सब से ये मानव की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो प्राणियों की रक्षा किससे कर रही है? ओजोन मंडल जो है वो पराबैंगनी विकिरणों से कर रही है। अब इस ओजोन जो है इसका एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है। देखिए, यहाँ समताप मंडल में कहा जाता है कि तापमान बढ़ रहा है, मगर तापमान बढ़ेगा क्यों? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो क्या नहीं है? कोई संवहन तरंग नहीं है, बादल निर्माण नहीं है, तड़ित झंझा नहीं है, आर्द्रता नहीं है। और बात करें तो यहाँ पर क्या नहीं है? गैसें भी कम है, गैसें कम पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। गैसों का घनत्व क्या है? कम है, क्योंकि 70% तक तो क्षोभ मंडल में ही रह गया ना। ऊपर गैसें भी कम है, एरोसोल भी कम है, जलवाष्प भी कम है, प्रदूषक तत्व भी नहीं है, कोई धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो इन सब के नहीं होने के बाद भी समताप मंडल के अंदर अगर ताप परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये ओजोन गैस। ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य की विकिरणें जो आ रही हैं उनका अवशोषण करके और ताप बढ़ा देती है, उनका अवशोषण करती है तो तापमान बढ़ती है। तो ये ओजोन परत जो है वो तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये हरितगृह गैस भी होती है। हरितगृह गैस क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करती है?
ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। नहीं तो नीचे क्षोभ मंडल में तो क्या हो रहा था, क्षोभ मंडल में तो गैसों का घनत्व इतना ज्यादा था, एरोसोल थे, जलवाष्प थे, प्रदूषक तत्व थे, तो इस वजह से ज्यादा हो रहा था और संवहनीय तरंगे भी चल रही थी। अब भाई समताप मंडल में तो देखो तापमान क्यों बढ़ रहा है, यहाँ तापमान क्यों बढ़ रहा है, जब ना यहाँ पर आर्द्रता है, ना संवहन तरंगे चल रही हैं, ना पर यहाँ पर कोई हमें गैसों का ज्यादा घनत्व मिल रहा है, ना एरोसोल है, ना कोई ज्यादा जलवाष्प है, फिर भी तापमान बढ़ रहा है। तो उसका कारण है ओजोन मंडल, ओजोन गैस, जो कि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब इस समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, जो मानी जाती है 50 किलोमीटर से लेकर के और 55 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से और 55 किलोमीटर तक की जो सीमा है, जो एक मंडल है, एक जोन है, इसको समताप सीमा कहा जाता है। समताप सीमा या इसको स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रेटोपोज या समताप सीमा। अब यह समताप सीमा पर आते आते तापमान में जो वृद्धि हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ आते आते हम कितने आ गए, हम 0 डिग्री पे पहुंच गए हैं। यहाँ आते आते तो 0 डिग्री पे पहुंच गया, तो यहाँ आने के बाद, समताप सीमा पर आने के बाद तापमान में जो वृद्धि हो रही थी वो नहीं होगी, और ये हमने पूरी एक परपेंडिकुलर लाइन के रूप में दिखाया। इसके अंदर समताप सीमा पर आते आते तापमान जो है वो कितना हो गया, स्ट्रेटोपोज पे आते आते तापमान तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो जो वायुदाब है, वायुदाब में भी यहाँ कमी आ रही है। ठीक है, वायुदाब में तो कंटिन्यू कमी आती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायुदाब में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गैस, एरोसोल, जलवाष्प, इनकी मात्रा में कमी आएगी, और यही तो वायुदाब के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब गैसें ही नहीं है तो गैसों का दाब कहाँ से होगा? तो वायुदाब जो है यहाँ आते आते दोस्तों 1 मिलीबार तक हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर पे आते आते वायुदाब 1 मिलीबार तक हो जाता है। इतनी वायुदाब में कमी आ जाती है समताप सीमा पर आते आते। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम देखें तो समताप मंडल जो है ये यहाँ आते आते 55 किलोमीटर तक समताप सीमा खत्म हो गई है। इसमें नॉर्मली तो कोई भी बादल बन नहीं रहे हैं, मगर कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि निचला जो समताप मंडल है, जो निचला भाग है समताप मंडल का, बादलों का निर्माण हो जाता है। कभी कभी बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो समताप मंडल जो है उसमें कभी कभी जो है वो बादलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये जनरली गर्मियों के दिनों में होता है। ठीक है, गर्मियों में ये होता है, और ये कहाँ होता है? ध्रुवों पर ज्यादा होता है। क्यों होता है भाई ध्रुवों पर ये ज्यादा? देखिए, ध्रुवों पर देखो वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो कम है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, यानी कि ध्रुवों पर देखा जाए तो ऊंचाई कम होने की वजह से कुछ संवहनीय तरंगे जो है वो थोड़ा अधिक ऊपर तक पहुंच जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर गर्मियों के दिनों में जब धरातल ध्रुवों पर थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गर्मियों के दिनों में ही अच्छे से तापमान बढ़ता है, तो उस वक्त थोड़ी सी संवहन तरंगे जो धरातल से उत्पन्न हो रही थी वो ज़्यादा ऊंचाई तक चली जाती हैं, और इसकी वजह से जो निचला समताप मंडल है, जो कि समताप मंडल 6 किलोमीटर बाद ही स्टार्ट हो जाएगा वहाँ तो। ठीक है, 6 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर और ऊपर हम क्षोभ सीमा मान लेते, उसके बाद समताप मंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर के बाद वाले समताप मंडल में ध्रुवों पर गर्मियों के दिनों में एक बादलों का निर्माण हो जाता है, और इन बादलों को क्या बोला जाता है? ये बादल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये पक्षाभ या सिरस क्लाउड होते हैं। ठीक है, कैसे क्लाउड होते हैं? पक्षाभ या सिरस क्लाउड होते हैं दोस्तों, और इन्हें बोला जाता है नेक्रियस क्लाउड। नेक्रियस क्लाउड, या इनको कहा जाता है मदर ऑफ पल्स क्लाउड, जो हमें ध्रुवों पर देखने को मिलते हैं। मदर ऑफ पल्स क्लाउड कहते हैं इनको।
ठीक है। तो इनको नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है और मदर ऑफ पल्स क्लाउड भी कहा जाता है, जो ध्रुवों पर गर्मियों के दिनों में समताप मंडल की निचले भाग में हमें को पक्षाभ प्रकार के, सिरस प्रकार के होते हैं। ठीक है, बादलों के 10 प्रकार होते हैं, जिनमें से ये जो पक्षाभ प्रकार है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समताप मंडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समताप मंडल में ये हमें सब देखने को मिलता है। अब समताप मंडल जो कि एक बिल्कुल आदर्श मंडल था, ठीक है, वायुयान के उड़ाने के लिए। अब इससे ऊपर हम फिर से चलते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर, या हम कहें 55 किलोमीटर जो हमारी समताप सीमा है, इससे ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर हमारा तीसरा जो आता है वो आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ठीक है, ये हम पहुंच गए हैं 50 किलोमीटर और ये हमारा हो गया है 55 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मंडल, स्ट्रेटोपॉज से जब हम ऊपर जाएंगे तो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको मध्य मंडल या मेसोस्फेयर देखने को मिलता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। किससे? समताप सीमा से ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें मध्य मंडल देखने को मिलता है। और यहाँ की खास बात क्या होती है मध्य मंडल की, कि मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में फिर से गिरावट आने लगती है। ये देखिए, समताप सीमा में स्थिर हो गया है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे। इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो लगातार तापमान में कमी आएगी, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान गिरावट होती है। ठीक है, तापमान में गिरावट होती है। और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, जिसे हम मध्य सीमा या ट्रोपो या मेसोपॉज कहते हैं, मध्य सीमा या मेसोपॉज पर आकर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यहां हम 0 डिग्री से जब आगे बढ़े तो तापमान में लगातार गिरावट होती रही और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते यहाँ तापमान 80 डिग्री सेल्सियस माइनस में पहुंच जाता है। -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि मध्य सीमा पर वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है। मध्य सीमा पर वायुमंडल का निम्नतम तापमान होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कुछ एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। मध्य सीमा पर वायुमंडल का निम्नतम तापमान होता है। और ये तापमान दोस्तों काफ़ी बार तो -90 डिग्री सेल्सियस से लेके और -130 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस से लेके -130 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ तापमान में गिरावट आती है मध्य मंडल में। ठीक है, तो मध्य मंडल जो है इसमें कंटिन्यू तापमान में गिरावट आ रही है। अगर हम वायुदाब की बात करें तो वायुदाब में भी मध्य मंडल में लगातार गिरावट होती है, क्योंकि वायुदाब में तो ऊंचाई के साथ गिरावट होनी है। तो वायुदाब अगर हम बात करें तो मध्य सीमा मेसोपॉज तक पहुंचते पहुंचते यानी 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते वायुदाब जो है वो 0.01 मिलीबार तक हो जाता है। वायुदाब में भी गिरावट आती है। और वायुदाब यहाँ पर क्षोभ सीमा पर कितना हो रहा था, यहाँ पर विषुवत रेखा पर 100 मिलीबार हो रहा था और ध्रुवों पर कितना हो रहा था, 250 मिलीबार हो रहा था। जबकि समताप सीमा पर पहुंचते पहुंचते कितना हो रहा था, 1 मिलीबार हो रहा था। और मध्य सीमा पर पहुंचते पहुंचते 0.01 मिलीबार हो जाएगा। मध्य सीमा पर तापमान सबसे कम होगा और वायुदाब 0.01 मिलीबार तक पहुंच जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये मध्य मंडल है। अब देखिए इस मध्य मंडल के अंदर भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर भी कुछ बादल जो है हमें वो गर्मियों में दिखाई देते हैं। वैसे तो यहाँ कोई मौसमी घटना नहीं हो रही है, ठीक है, मगर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर भी देखो तो ध्रुवों पर, यहाँ पर भी ध्रुवों पर गर्मियों में, ठीक है, ये बादल जो हैं ध्रुवों पर जो गर्मियों में दिखाई दे रहे हैं वो कौन से क्लाउड होते हैं? इनको बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ठीक है, ध्रुवों पर गर्मियों में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड दिखाई देते हैं और ये किससे बने होते हैं? ये भी संवहन तरंगों के ऊपर तक पहुंचने की वजह से बने होते हैं। ठीक है, संवहन धाराएं जो हैं वो ध्रुवों पर, क्योंकि वायुमंडल की ऊंचाई कम है इसलिए ध्रुवों पर जो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो है वो संवहन तरंगों की वजह से बने हैं। और साथ में ऊपर जो इनके संघनन के लिए जो संवहन तरंगें ऊपर जा रही है तो इसके साथ साथ क्या जा रही है? आर्द्रता जा रही है। और ये आर्द्रता जब ऊपर तक जा रही है, ह्यूमिडिटी ऊपर जा रही है, तो उसको कहीं कहीं संघनित होने के लिए कोई रेत या धूल कण वगैरह भी चाहिए होंगे। और वो धूल कण कहाँ से मिलते हैं? जो मेटियोर्स हैं, जो ऊपर से कुछ उल्का पिंड वगैरह वायुमंडल में प्रवेश करके जल जाते हैं तो उनकी क्या होती है? उल्का धूल जो है, क्या बोलते हैं उसको? उल्का धूल, मेटियोर ऐश या उल्का धूल जो मिलती है वो उल्का धूल जो है वो इसमें नाभिक की तरह काम करती है, संघनन नाभिक की तरह काम करती है। ठीक है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करके चारों ओर से संवहन तरंगों द्वारा लाई गई आर्द्रता को अपने चारों ओर चिपका के और संघनन करके और कभी कभी बादल का निर्माण करती है। इसे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं और ये ध्रुवों पर गर्मियों में ही दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब थी मध्य सीमा तक पहुंचते पहुंचते घटनाएं हमें जो हमने देखी हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में देख लिया। और मध्य मंडल में सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और इससे ऊपर जो है वो क्या है? मध्य सीमा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मध्य मंडल। इसके बाद बात करते हैं, अब हम हमारे ताप मंडल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मध्य मंडल हो गया। अब हम ताप मंडल की बात करते हैं। अगला हमारा आता है ताप मंडल या थर्मोस्फेयर। ठीक है, ताप मंडल की बात करते हैं। देखिए, जो ताप मंडल है, थर्मोस्फेयर है, ये मध्य सीमा से यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के और बहुत ऊपर तक अंतरिक्ष तक पूरा जो भी फैला हुआ है उसको पूरे को ताप मंडल या थर्मोस्फेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस थर्मोस्फेयर जो है इसको भी जो है वो हम देखें तो इसमें तापमान की अगर हम बात करें, थर्मोस्फेयर में तो तापमान की अगर बात करें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये देखिए कितनी तेजी से तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान की बात करें तो ऊंचाई के साथ तेजी से तापमान बढ़ता है। ठीक है, तेजी से वृद्धि है। अगर हम वायुदाब की बात करें तो यहाँ पर वायुदाब जो है, जो तापमंडल में वायुदाब है वो निम्नतम स्तर पर होता है। ठीक है, और निम्नतम स्तर पर कितना होता है? 0.01 मिलीबार जो है उससे भी कम होता है। ठीक है, 0.01 मिलीबार से भी कम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमंडल की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते जो गैसें हैं उनका घनत्व कम हो जाता है। यहाँ पर ना कोई एरोजोल है ना कोई जलवाष्प है। ठीक है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते वायुदाब कम हो गया है। मगर अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि जब गैसेज नहीं है, कोई प्रदूषक नहीं है, जलवाष्प नहीं है, तो फिर यहाँ तापमान ऊंचा क्यों है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर तापमान जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ने की वजह क्या है कि यहाँ पर आणविक रूप जो है, आणविक
या जो ऑक्सीजन है वो, नाइट्रोजन है वो, ये दो गैसें हैं जो आणविक, जो एटॉमिक या हम मॉलिक्यूलर दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो, और जो नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनका अवशोषण करती हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो ऊपर भी है ही थोड़ी बहुत, तो जो गैसें जो हैं ये यूवी रेज का अवशोषण करती हैं और इसकी वजह से तापमान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी अब आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो ऊंचाई पे जाते जाते एक तो आप सूर्य के पास जा रहे हो, ऊपर से जो सौरिक विकिरण जो आ रही है, अब उनको रोकने के लिए कोई यहाँ ज़्यादा माध्यम भी नहीं है, ठीक है। तो ये सौरिक विकिरण कोई ओजोन परत तो है नहीं जो रोक लेगी। यहाँ पर ऊपर जाते जाते जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं, ये गैसें इनका अवशोषण करती हैं, इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर तापमान जो है इसको महसूस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं महसूस किया जा सकता, फील क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर गैसों का घनत्व तो बहुत कम है, कोई जलवाष्प नहीं है, एरोसोल, कोई धूल कण नहीं है, इस वजह से यहाँ पर तापमान महसूस नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है मगर तापमान महसूस नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो इसमें जा रहा है तो वो आयनमंडल, मध्यमंडल से ऊपर जाएगा, वो तापमंडल आयनमंडल से गुजरेगा। अगर वो अपना हाथ बाहर निकाल करके और बाहर तापमान फील करना चाहे तो उसके हाथ पे तापमान फील नहीं होगा, क्योंकि उसके हाथ पे टकराने के लिए ना तो कोई गैसियस अणु कम है, बहुत कम विरल गैस पाई जाती है, बहुत कम डेंसिटी है और बहुत कम वायुदाब है, इसलिए इस तापमान को महसूस नहीं कर सकते। और तापमंडल जो है इसकी बाह्य सीमा, जैसा कि हम मानते हैं कि वायुमंडल 16,000 से 32,000 किलोमीटर तक है, तो ये जितने भी ऊंचाई तक है इसकी एग्जैक्ट सीमा नहीं मान सकते हैं, मगर इसकी बाह्य सीमा तक पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि इसकी बाह्य सीमा पर तापमान जो है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तापमान है मगर उसे महसूस नहीं कर सकते, 5500 डिग्री सेल्सियस तक इस तापमंडल की सीमा पर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो यूवी रेज का अवशोषण कर रही हैं। अब इसको, जो ये तापमंडल है, इसको आगे हम दो मंडल में विभक्त कर सकते हैं, दो मंडल में इनको डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। पहली जो हम इसको डिवाइड करेंगे, पहली जो हम इसकी मान के चलें तो इसको बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, और दूसरा इसको बोलते हैं आयतन मंडल। दो में इसको डिवाइड करेंगे, आयतन मंडल। इस आयतन मंडल को बहिर्मंडल भी कह सकते हैं या एक्सोस्फीयर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आयन मंडल जो है वो कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये देखिए, यहाँ हम मध्य सीमा से जब ऊपर जा रहे हैं तो लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते यहाँ हमारा आयन मंडल है। ये ताप मंडल का ही पहला सब डिवाइडेशन है, और इससे ऊपर जो है वो हमारा क्या है? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। इससे ऊपर बहिर्मंडल है, 640 किलोमीटर से ऊपर जहां तक भी वायुमंडल पाया जाएगा उसको पूरे को बहिर्मंडल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इसमें है वो है आयन मंडल। आयन मंडल की बात करते हैं हम, तापमंडल का ही पहला सब डिवाइडेशन, जो कि 80 किलोमीटर से लेकर के हमें और 640 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर या आयन मंडल, ये क्या होता है? आयन मंडल पाया जाता है 80 किलोमीटर से लेकर के और 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और आयन मंडल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो आयंस की वजह से हुआ है। यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं, और ये आयन क्या होते हैं? देखिए, जब सूर्य की विकिरण जो है, जो सूर्य की किरणें जो हैं, वो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो ऐसी गैसों के ऊपर जब पड़ती है
तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे देती हैं, उनका आयोनाइजेशन कर देती है, आयनीकरण कर देती है। ठीक है, तो आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा आयंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यानी विद्युत आवेशित कण होते हैं ये। गैसों के विद्युत आवेशित कण जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ है, सौर्यक जो विकिरण है, जो सोलर रेडिएशन है, वो सौर्यक विकिरण जो है उसके द्वारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का आयनीकरण हो रहा है। यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इसमें फ्री जो रेडिकल जो है एलिमेंट रेडिकल्स जो हैं, आयंस जो हैं, जिन पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उनकी उत्पत्ति यहाँ पर होती है। ठीक है, इस वजह से इसका निर्माण होता है आयन मंडल का। ठीक है दोस्तों, तो आयन मंडल जो है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, महत्वपूर्ण योगदान सौर विकिरण का और N2 और O2 जैसी गैसों का। अब ये आयन मंडल जो है इसकी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे यहाँ रेडियो ट्रांसमिशन के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, ये मानव को भी प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कि ये आयन मंडल जो है इससे जो रेडियो वेव्स जो है हमारी जो है वो टकरा करके और वापस लौटती हैं। ठीक है, और ये एक स्टेशन पे, मान लीजिए एक स्टेशन है जहां से रेडियो, ये स्टेशन है, यहां से मान लीजिए रेडियो वेव्स निकली, ये ऊपर जाकर के यहाँ आयन मंडल जो है, ये आयन मंडल इससे टकराएंगी और टकरा के जो दूसरा रिसीवर वाला जो रेडियो स्टेशन है यहाँ पर ये वापस पहुंचेंगी। यानी हम बात करें रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन जो हो रहा है, जिससे हम FM सुनते हैं, रेडियो चैनल जो हम देखते हैं सुनते हैं, वो सब किससे हो रहा है, रेडियो ट्रांसमिशन आयन मंडल की वजह से हो पा रहा है। और चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो, चाहे वो शॉर्ट वाला हो, चाहे वो मीडियम वाला हो, सभी प्रकार का जो ट्रांसमिशन है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस का हो, चाहे मीडियम डिस्टेंस का हो, सभी प्रकार का रेडियो ट्रांसमिशन आयन मंडल से हो पा रहा है। अब इसका कैसे हो पा रहा है, इसको आप समझिए कि ये किस तरीके से रेडियो ट्रांसमिशन हमें यहाँ पर मिल रहा है आयन मंडल में। देखिए, आयन मंडल जो है उसमें 4 अलग अलग परतें मानी गई है तो ये आयन मंडल ही, पर इस आयन मंडल में 4 अलग अलग परतें मानी गई है। पहली है डी परत, ठीक है, दूसरी है ई परत, तीसरी है एफ परत और चौथी है जी परत। ठीक है, ई, डी, ई, एफ और जी, ये 4 परतें जो हैं वो आयन मंडल में हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनके सबके ट्रांसमिशन में और फॉर्मेशन में कुछ कुछ डिफरेंस होता है, इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो डी परत जो बनी है वो बनती है 80 किलोमीटर से लेके और 99 किलोमीटर तक, 99 किलोमीटर तक पाई जाती है। आयन मंडल के अंदर आयनों की 80 से 99 किलोमीटर तक की परत है। और बन किससे रही है? ये सौर्यिक विकिरण की वजह से बन रही है, ये याद रखिए। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये जो लघु जो शॉर्ट जो फ्रीक्वेंसी वाली जो होती है ना, लघु आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं, लघु आवृत्ति तरंगों का ये रेडियो तरंगों का नहीं, रेडियो तरंगों का ये क्या करती हैं? परावर्तन करती हैं। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं उनका तो ये परावर्तन कर देती हैं, और जो मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो होती हैं अवशोषण कर लेती हैं इनका। ठीक है, तो जो आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है या मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, उनका तो ये
अधिकतर पार्ट का अवशोषण करने का काम करती हैं, जबकि लघु आवृत्ति की तरंगे जो हैं उनका ये ट्रांसमिशन होने देती हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रांसमिशन है वो हमें डी परत की वजह से देखने को मिलता है। और ये जो डी परत है दोस्तों, ये बनी किससे है? इसका निर्माण हुआ है सूर्य के कारण, सौर विकिरण की वजह से। इसलिए जब दिन का समय होता है जब तो ये डी परत आसमान में होती है, और जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो डी परत क्योंकि बनी ही सूर्य की वजह से है, जब सौर विकिरण होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और डी परत जो है वो क्या बोल सकते हैं हम, सूर्यास्त के साथ विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गई डी परत। डी परत के बाद अगली जो परत आती है वो आती है ई परत। और ई परत जो है इसका एक नाम है, इसे बोला जाता है कैनली हेविसाइड। इसको बोला जाता है कैनली हेविसाइड। कैनली हेविसाइड पर, तो ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है काफी बार कि ई परत जो है इसको कैनली हेविसाइड भी कहते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण जो है वो भी सौर विकिरण से हो रहा है, और इसमें स्पेशली जो रोल होता है वो होता है N2 का। ठीक है, इसमें स्पेशली रोल किसका होता है? N2 का। जो नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन जो गैस है इसका क्या होता है? इसका आयोनाइजेशन होता है, इसका आयोनाइजेशन होता है, और इस आयोनाइजेशन की वजह से जो नाइट्रोजन परत जो है इसमें विद्युत आवेश आ जाता है, और इसकी वजह से इस ई परत का निर्माण होता है। और ये जो दोस्तों ये जो ई परत है जिसे हम कैनली हेविसाइड कहते हैं, इसके कारण देखिए तो ये क्या करती है? मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करती है। मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उनका ये क्या करती हैं? परावर्तन करती है। ठीक है, तो अब देखिए ई परत जो है वो लघु आवृत्ति रेडियो तरंगों से मतलब नहीं रख रही है, ये किसका मतलब रख रही है? ये मतलब रख रही है उच्च और मध्यम आवृत्ति की तरंगों से। और ये परत भी क्योंकि सूर्य के विकिरण का नाइट्रोजन पर पड़ने की वजह से बन रही है, तो सूर्यास्त के साथ जो कंडीशन यहाँ थी डी परत के साथ वही हमें ई में दिखाई देगी, और सूर्यास्त के साथ ये ई परत जो है वो भी क्षीण हो जाती है, बिल्कुल डिके हो जाती है और विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ई परत हो गई है। ई के बाद जो अगली हमारी जो परत आती है वो है एफ परत। ठीक है, एफ परत। और ये एफ परत जो पाई जाती है, ई परत की मैंने आपको ऊंचाई नहीं बताई, ये पाई जाती है हमारी 99 किलोमीटर से लेकर के और 130 किलोमीटर तक। ठीक है, ई परत जो आयन मंडल में बनती है, जो रेडियो वेव्स का जो मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमिशन होने देती है, वो 99 से 130 किलोमीटर तक है। जबकि एफ परत जो पाई जाती है वो 150 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 380 किलोमीटर तक पाई जाती है। 150 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। और इस परत का एक और नाम है, इसको बोला जाता है अपलीटन परत। एप्लीटन परत बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो अपलीटन परत कौन सी है? एफ परत है। अब इस एफ परत के भी वैसे तो दो डिवाइडेशन होते हैं। दो क्या होता है इसको? एक तो होता है F1 और दूसरा होता है F2। ठीक है, F1 F2 दो होता है। और ये जो परत है ये मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करती है। मध्यम और जो उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करती है। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा आपको एक फिनोमिना बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, डी परत सूर्यास्त के समय विलुप्त हो रही है,
किसको? ये मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का अवशोषण कर रही है। तो अब मान लीजिए दिन के समय कोई ट्रांसमिशन हो रहा है और ग्राउंड स्टेशन से जब कोई भेजी जा रही है रेडियो वेव्स, तो जब हाई फ्रिक्वेंसी की होंगी और मीडियम फ्रिक्वेंसी की होगी, उनको क्या करेगी? डी थोड़ा अवशोषित कर लेगी। तो डी अवशोषित कर लेगी तो वो ई और एफ परत तक पहुंचने में उनको बाधा उत्पन्न करेगी, उनमें दिक्कत उत्पन्न करेगी ना, कि वो उनको जाने ही नहीं दे रही है। डी से ऊपर क्या है? ई से ऊपर क्या है? एफ वहां तक जाने नहीं दे रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी रेडियो जो हम दिन में सुनते हैं, जो हम एफएम सुनते हैं, उसमें हमें थोड़ा झरझराहट आती है कई बार चैनल चेंज करने पे, या कभी कभी टर्ब्यूलेंस आ जाता है, झरझराहट आती है। वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि रेडियो वेव जो हाई फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी की हैं, उनके रास्ते में ये डी परत जो है वो अवरोध उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो वो ई और एफ परत तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अब रात के समय में पहुंचते पहुंचते जब सूर्यास्त हो गया है तो डी परत जो है ये तो खत्म, ई परत जो है ये भी लगभग खत्म, क्षीण हो जाती है, और एफ परत जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो और ये क्या कर रही है? ये मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन कर रही है। और रेडियो, एफएम, इनमें ज्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी पे काम होता है। तो ये तरंगों का ट्रांसमिशन जो है बहुत क्लियर हो जाता है। इसलिए अब रात के समय जब आप एफएम सुनेंगे, रेडियो सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छी आवाज आती है, बहुत साफ आवाज आती है, क्योंकि इनका ट्रांसमिशन एफ परत से हो रहा होता है। ये मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन कर रही होती है। इसलिए एफ परत जो है दोस्तों, ये ट्रांसमिशन में ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और ये एक मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि ऐसे हमारा रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो चेंज होता है। इसके बाद अगली जो हमारी परत आती है वो है जी परत। और ये जी परत जो है, अगली जो जी परत है आयन मंडल की, ये पाई जाती है 400 किलोमीटर से और 640 किलोमीटर तक, या यूं कहें 640 भी ना कहें तो 400 किलोमीटर से ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने तक पाई जाती है इसके बारे में कोई स्पेशल कोई जानकारी, ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस का पता अभी तक फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो जी परत पाई जाती है 400 किलोमीटर के बाद जो पाई जाती है वो जी परत पाई जाती है आयन मंडल में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आयन मंडल की चारों परत पढ़ी, इनका यूज पढ़ा। 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जा रहा है और इसका कैसे कैसे हम यूज ले रहे हैं ये इसमें साफ हो रहा है कि कैसे इसका हेल्प होती है रेडियो ट्रांसमिशन में। ठीक है, अब देखिए आयन मंडल 640 किलोमीटर तक हो गया है। 640 किलोमीटर की बाद की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो वो पूरा जो है वो क्या है? वो है हमारा बहिर्मंडल या आयतन मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल या आयतन मंडल क्या है? इससे 640 किलोमीटर से ऊपर जहां तक भी वायुमंडल है वहां तक। और इसमें दोस्तों, इसमें भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तापमान को महसूस नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वायुदाब भी कम है, यहाँ पर गैसों का घनत्व कम है, कोई यहाँ पर एरोसोल नहीं है, जलवाष्प नहीं है। इस वजह से बहिर्मंडल में जाते जाते तापमान बढ़ने के बाद भी हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। अब बात करें हम इसमें कि हमारा जो बहिर्मंडल है, इस बहिर्मंडल में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना हमको देखने को मिलती है। जो हमारा एक्सोस्फीयर है इसमें एक इम्पोर्टेंट घटना हमें देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने आपको देखिए एक पहले आपको जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया था, तो जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने आपको अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था, पेलियोमैग्नेटिज्म को पढ़ाया था। उस वीडियो का आपको लिंक जो है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं आपको आई बटन में भी वो प्रोवाइड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। आपको पृथ्वी का जो है वहाँ पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता चलेगा। तो बहिर्मंडल जो है इसको हम चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। इसको हम चुंबकीय मंडल या मतलब बहिर्मंडल को ना कह के इसके अंदर हमें यहाँ पर चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोस्फीयर देखने को मिलता है। ठीक है, चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोस्फीयर हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये कैसे बनता है? जो पृथ्वी जो है वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रही है। ये हमारी जो पृथ्वी है ये क्या कर रही है? अपने चारों ओर ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके यहाँ पर पृथ्वी के एक बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बनी हुई होती है। इसको कहा जाता है दोस्तों वॉन एलन बेल्ट।
वॉन एलन बेल्ट। ये वॉन एलन बेल्ट क्या करती है, जो सूर्य जो है, इस सूर्य से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो इस सोलर रेडिएशन के साथ क्या आ रहा है, फोटोन आ रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। तो सूर्य से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा आवेशित जो कण आ रहे हैं, उनको ये अपनी पृथ्वी पर आने नहीं देती और उन फोटोन्स को क्या करती हैं, यहाँ पर ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। इसका काम ये होता है वॉन एलन बेल्ट का। तो वॉन एलन बेल्ट जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक फोटोन, इलेक्ट्रॉन, जो आवेशित कण हैं, जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको रोकने का काम करता है वॉन एलन बेल्ट, जो कि एक चुंबकीय बेल्ट होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल, वहां पे मैंने इसको पढ़ाया, आप जरूर देखिएगा। तो वॉन एलन बेल्ट ऐसे काम करती है। मगर क्या होता है कि इस वॉन एलन बेल्ट पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो वायुमंडल है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी ऊंचाई ज्यादा होती नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि रात के समय में जो है ध्रुवीय क्षेत्रों पर ये जो सूर्य से आने वाले जो फोटोन, इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एक कलरफुल लाइट के रूप में रात को दिखाई देते हैं, चमकती हुई एक बिल्कुल रोशनी दिखाई देते हैं, और जो बहुत सुंदर होती है। कभी आप वीडियो में इसको देखिए, बहुत सुंदर होती है। ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों पे दिखाई देती है, इसको बोला जाता है ध्रुवीय प्रकाश। ध्रुवीय प्रकाश, या इसको बोला जाता है ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा या ध्रुवीय प्रकाश इसको बोला जाता है। और इसको अगर ये उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है, अगर ये उत्तरी ध्रुव पर है, तो यहां इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। ऑरोरा बोरियलिस कहां होगा, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। क्या होगा ये, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है। और अगर ये दक्षिण ध्रुव पर है तो इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में ही है ना, विषुवत रेखा से दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिस याद रख लीजिए, बोरेलिस तो अपने आप याद रह जाएगा आपको। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्यों है, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रख लीजिए आप ऑस्ट्रेलिस। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, या इसको बोला जाता है दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। तो ये घटना कहाँ देखने को मिलती है, हमको तापमंडल में ही देखने को मिलती है, या हम इसको कहेंगे मैग्नेटोस्फीयर जो है वो इसमें देखने को मिलती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर मैग्नेटोस्फीयर जो है वो कम ऊंचाई पर होता है, इस वजह से हमें ये यहाँ पर एक चमकीले प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं। और ये कहाँ से निकल के आ रही है, ये सूर्य की सतह से, सूर्य से जो हमें जो विकिरण आ रहा है, जो फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको ट्रैप करने की वजह से, वॉन एलन बेल्ट द्वारा टैप करने की वजह से दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। और इससे आयन मंडल से ऊपर का पूरा जो क्षेत्र है वो बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि जो हमारे वायुमंडल है उसका हम संरचना में कितने स्तर बनाएंगे, और हर स्तर के साथ क्या क्या परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, क्या क्या हमें विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, और वो कैसे कैसे हमें प्रभावित कर रही है, पृथ्वी को प्रभावित कर रही हैं। हमने क्षोभ मंडल देखा, क्षोभ सीमा देखी, समताप मंडल देखा, समताप सीमा देखी, मध्य मंडल देखा, मध्य सीमा देखी, आयन मंडल देखा, और हमने ताप मंडल का आगे का भाग बहिर्मंडल देख लिया है। इस तरह से आपको, आई होप कि आपको एक जो हमारा पूरा वायुमंडल की संरचना है ये बहुत क्लियर हो गई है। और दोस्तों इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, हर एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपको पूरा जो जलवायु विज्ञान है, जो क्लाइमेटोलॉजी है, उसका कोई भी पार्ट आपको नहीं आएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैंने आपको इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, चाहे आप नॉर्मल लैप्स रेट को समझोगे यहाँ मिलेगा आपको, वायुमंडल में चाहे आप वर्षा पढ़ोगे यहाँ मिलेगा, क्लाइमेट चेंज देखोगे यहाँ मिलेगा, आप ग्लोबल वार्मिंग को समझोगे यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। बादलों के निर्माण पढ़ोगे तो भी आपको यहीं से सब कुछ कारण मिलेगा। तो ये जो है वो बहुत बेसिक है, आप इसको ज़रूर समझिए, क्योंकि इसको समझ लिया तो समझ लीजिए आपने क्लाइमेटोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन कवर
कर लिया है, क्योंकि वायुमंडल ही क्लाइमेटोलॉजी का सबसे बड़ा एक पॉइंट है जिसे याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप को वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।